नमस्कार साथियों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैथ फाउंडेशन बैच में आज ये आप लोगों का दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक यानी कि डिजिट अंकों के बारे में बताया था। अंक कितने होते हैं, क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं, उसको आप लोगों को सॉल्व कराए थे। आज के लिए आप लोगों को बताया था कि वर्गीकरण पढ़ाएंगे, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याएं कितने प्रकार से होती हैं और किस कैटेगरी में कौन कौन सी संख्याएं आपकी आती हैं, उन्हीं पे आज बात करेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और आने की संभावना है उस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, मेहनत देखिए हमारी, और अगर आप लोगों को पसंद आता हो वीडियो तभी शेयर करिएगा। और अगर कोई कमी है वीडियो में तो आप उस चीज को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको सुधार करूंगा। आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होती है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, लाइक भी आप लोग नहीं करते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण करने से पहले आप लोगों ने जब 6th 7th या और पहले की कक्षाओं में, जैसे कह सकते हैं 3rd 4th की कक्षाओं में, आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में सुना होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे उस पे, यानी कि जिसको आप कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, पहले तो इसको बात करते हैं संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। ये क्या होती है, आपने जब संख्या रेखा पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो देखा था एक लाइन होती थी जिसमें बीच में आपका 0 होता था और दाएं साइड में आपकी प्लस की संख्या होती थी, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और ये जाता था प्लस के इनफिनिटी तक। ठीक है, यहां पे माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और ये आपका जाता था माइनस के इनफिनिटी तक। ठीक है, तो दाईं ओर हमारी प्लस की संख्या है, 0 के दाईं ओर हमारी प्लस की संख्या है और 0 के बाईं ओर हमारी कौन सी संख्या होती थी, माइनस की संख्या है। ठीक है, अब इस संख्या रेखा पर जब हम नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो जितनी संख्याओं को इस पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं वे सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले तो हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको आप रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। या दूसरी डिफिनेशन अगर हम इसकी ये कह दें कि जिन भी संख्याओं का वर्ग करने पर हमको धनात्मक संख्याएं मिल जाती हैं वे सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आपसे कह दें कि अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो कौन कौन सी हो सकती हैं, संख्या रेखा पर हम किन संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे कह दें कि 5, क्या इस संख्या रेखा पर 5 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 है, 3 है तो आगे 4 आएगा, 4 के बाद हो जाएगा 5 आपका। अगर हम आपसे कह दें कि माइनस का 3, क्या इस संख्या रेखा पर माइनस का 3 निरूपित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 0 के बाएं साइड में जितनी भी संख्याएं होंगी सारी माइनस की, माइनस का 3 हो गया। आप कहेंगे कि इस संख्या रेखा पर क्या 3/4 को निरूपित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 3/4 हमारा प्लस का है तो प्लस में यानी कि 0 से 3/4 1 से छोटा है तो 0 से 1 के बीच में जितना भी भाग है उसको हम 4 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4, 1 2 3 4 ये हो गया। अब इस 4 में से 3 भाग को कौन सा दर्शा रहा है, ये वाला बिंदु, यानी कि ये भाग हो जाएगा हमारा संख्या रेखा पर 3/4 को। अब अगर हम आपसे कह दें कि क्या ये 22/7 इस पे निरूपित किया जा सकता है? 22/7, जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। 7 से भाग करेंगे तो 7 3 21, 1/7, 3 से 1/7 इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो मान होगा वो 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। यहाँ पे बटे में 7 दे रखा है तो 7 बराबर भाग कर देंगे। उन 7 बराबर भागों में जो पहला भाग हो जाएगा वहां तक हमारा 22/7 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है √2। क्या √2 हमारा क्या √2 को हम कर सकते हैं परिमेय?
इन संख्या रेखा पर क्या हम दर्शा सकते हैं √2 को? बिल्कुल दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं? अब यहाँ पे √2 के लिए थोड़ा सा समझिएगा। √2 को हम तब दर्शा सकते हैं जब हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर यहाँ पे ये मान अगर 1 है, ये मान 1 है, तो ये जब मान निकालेंगे तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसको आप लिखेंगे √2। ठीक, तो √2 हो गया, मान हमको पता चल गया। √2 के लिए हम क्या करेंगे? ये पूरा मान हमारा 1 के बराबर है, जितना ये मान है उतना ही यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान हो गया। तो ये 1 है, ये 1 है, यानी कि ये जो मान होगा, ये जो रेखा आएगी, ये हमारी किसके बराबर होगी? √2 के बराबर। तो हम यहां से क्या करते हैं, यहां पे आप प्रकार की नोक रखिए, यहां पे इससे हम पेंसिल से घुमा देते हैं, तो जिस पोर्शन पे आपका बनेगा तो वो हमारा √2 को दर्शाएगा। तो √2 को भी दर्शा लिया हमने। अब यहां पे आता है, क्या हम इसमें -√2 को दर्शा सकते हैं क्या? -√2 को। अब ये -√2 क्या होता है? जैसे हमारी ये वास्तविक संख्याएं हैं, उसी प्रकार से संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इन काल्पनिक संख्याओं में जो रूट के अंतर्गत आती हैं और माइनस में संख्याएं होती है, रूट के अंदर माइनस की संख्याएं होती हैं, वो हमारी होती हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं के लिए हमने बताया था, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान मिलता है वे हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जिनमें धनात्मक मान नहीं मिलेगा वे काल्पनिक हो जाएंगे। अगर हम इस √2 के अंदर, रूट के अंदर -2 है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मान हमारा किसमें आएगा? माइनस में। इसलिए ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो रूट के अंदर माइनस की जितनी भी संख्याएं होंगी, √3 के अंदर, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -2 और रूट के अंदर -5, या कोई भी संख्या अगर आपके दे रखी है रूट के अंदर है, तो वो भी हमारी क्या होगी? काल्पनिक संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कह दें ये -4 क्या है? ये भी हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या है। अभी काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें हम इस रूप में आ जाता है, और ये जो होता है, जैसे √3 हमने लिखा रूट के अंदर, तो इसको लिखा जाता है √3 इंटू रूट के अंदर -1। अब ये जो रूट के अंदर -1 है, इसको लिखा जाता है आयोटा, आई से दर्शाया जाता है। ये आयोटा होता है और 3 का इसमें गुणा होता है। ये मान होता है रूट के अंदर -1, यानी कि आयोटा बराबर होता है रूट के अंदर -1। ठीक है, ये आपका होता है। अब यहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चन आपके ना पेपर में पूछे जाते हैं और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में जरा सा देखिएगा। फिर आते हैं आपके वास्तविक संख्याओं पे। जैसे अगर हम आपसे कह दें रूट के अंदर है 5 इंटू रूट के अंदर दे रखा है 3, अगर हम इन दोनों का गुणा करने को कहें तो आप बताएंगे रूट के अंदर -15 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दें रूट के अंदर दे रखा है -7 गुणा करना है -5 से, तो आप बता देंगे -35 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें -√7 है और गुणा करना है -5 से, तो इसका क्या मान आएगा? इसका क्या मान आएगा? इसका मान निकालने के लिए थोड़ा सा आपको इधर समझना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये आपको दे रखा है आयोटा बराबर रूट के अंदर -1, अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों का, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि -1। आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो बहुत से लोग क्या बताएंगे? अंडर रूट के अंदर 7 × 35 और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 35, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, ये जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। यहाँ पे क्या होगा? आंसर क्या आएगा उसको समझिएगा। रूट के अंदर 7 है, -7 है, इसको हम ये लिख सकते हैं आयोटा से, गुणे रूट के अंदर 5 आयोटा। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये तो हमारा रूट के अंदर 35 आ जाएगा, आयोटा का आयोटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या आता है? -1, यानी कि इसका जो हो जाएगा रूट के अंदर 35 गुणा -1, जिसको आप लिखेंगे रूट के अंदर 35, और ये मान रूट के बाहर आ जाएगा माइनस। ध्यान रखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आपका 5 का √3 से -√3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा माइनस का रूट के अंदर, -7 का 5 से करेंगे तो माइनस का 35, लेकिन जब दोनों माइनस के हैं तो मान हमारा 35 नहीं आएगा, रूट का 35 नहीं आएगा, तो आएगा क्या, माइनस हमारा बाहर लगा रहेगा, यानी कि रूट के अंदर हो जाएगा, माइनस का √35 आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, आगे आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एसएससी सीरियल में ऐसे क्वेश्चनों का बहुत पूछे जाने की संभावना है, और रेलवे तो ऐसा क्वेश्चनों को ढूंढा करता है कि कहीं से हमको मिल जाए ऐसा क्वेश्चन जो फंसा सके हम। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, आयोटा के बारे में, और काल्पनिक संख्याओं से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा और कुछ आपसे नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो हमने बताया कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, 5 है, माइनस की संख्याएं हैं, 3/4 है, या 22/7 है, या रूट की संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, और यही संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझे होंगे वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में। ठीक, अब आते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, या वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि अब एक चीज ये जान लीजिए, जितनी भी संख्याओं का हम यूज करते हैं वे सारी संख्याएं जो है हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक, अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले अगर देखेंगे तो 2 प्रकार से वास्तविक संख्याओं को हम कर सकते हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्याओं के जो पार्ट किए जा रहे हैं वो 2 प्रकार से, पहला जो हो गया आपका है, एक हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय भी आती हैं, और वास्तविक संख्याओं के ही अंतर्गत हम पूर्णांक और दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, और यहीं से वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम ऐसे पूर्णांक और दशमलव संख्या यानी कि पूर्णांक के बारे में और डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, और यहां से पूर्णांक के बारे में देखें तो परिमेय और परिमेय आपकी पूर्णांक के अंतर्गत भी आ जाती हैं, या परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत हम पूर्णांक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं पूर्णांक के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं। पूर्णांक के जो अंतर्गत आती हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। दूसरा हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, पहला हो गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा आ जाता है आपका शून्य के बारे में। शून्य क्या होता है, ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए इसको अलग ही रखा जाता है। इसके बाद आ जाता है एक चीज गैर धनात्मक पूर्णांक। गैर धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, गैर धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो धनात्मक ना हो, तो गैर धनात्मक पूर्णांक जो धनात्मक ना हो तो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक, धनात्मक ना हो तो ऋणात्मक हो, या बिना ऋणात्मक वाले यानी कि 0 को ले सकते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और ये संख्याएं जो होती हैं वो हमारी गैर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। उसके बाद कह सकते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, और गैर ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जो ऋणात्मक ना हो तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे भी। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिएगा जो ये पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं यानी कि धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वे हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको आप नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो गैर ऋणात्मक संख्याएं हैं यानी कि 0 से हमारी जो संख्याएं शामिल हो जाती हैं, इन्हीं को हम पूर्ण संख्याओं के रूप में कहते हैं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। यही हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में जो अंतर होता है सिर्फ 0 का अंतर होता है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर ले तो वे हमारी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाती है।
उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, अब आते हैं आगे के क्वेश्चनों में कि और क्वेश्चन आपके इसमें से संख्याओं से संबंधित कैसे पूछे जाते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय के बारे में देखें तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वे हमारी परिमेय संख्या हो जाती हैं। जहां P और Q आपके क्या होते हैं, P और Q दोनों ही हमारे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, P बटा Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां पर P और Q दोनों ही हमारे पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है, तो यहाँ पे ये आ जाता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 बटा 1 आप लिख सकते हैं इसको, तो 0 बटा 1 परिमेय संख्या हो गया। अगर हम आपसे कह दें 5 क्या है, 5 भी हमारा एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 को 5 बटा 1 लिखा जा सकता है। अब ये तो हो गई परिमेय संख्या। अगर हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में कहें तो अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और जिनको नहीं लिख सकते वे हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट के अंदर हम 2 के देखें, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 के बारे में देखें, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √5 के बारे में देखें, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि उन संख्याओं को आप कह सकते हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं रूट के अंतर्गत, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, एक चीज तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है पाई के बारे में। पाई क्या है, क्या पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान होता है 22/7, ये लगभग में मान होता है, और ये हमारा भिन्न के रूप में P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए ये मान हमारा क्या है, एक परिमेय है। लेकिन पाई का मान जो दशमलव में होता है 3.14, ये इतना नहीं होता है, ये बहुत आगे तक जाता है, और ये जो मान होता है ये हमारा एक अपरिमेय मान होता है। यानी कि इन अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत उन संख्याओं को भी रखा जा सकता है दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि अगर हम आपसे ये कह दें कि 1, 5, 3, 2, 9, 7, 1, 3, 2, 8, 7 और आगे भी इसी प्रकार चल रही है, तो ये जो संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद रिपीट न होने वाली संख्याएं जो होती हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनके बारे में हम आप लोगों को जब दशमलव भिन्न का चैप्टर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक और दशमलव संख्याएं। जब इसको पढ़ाएंगे, दशमलव भिन्न पढ़ाएंगे, तब इसके बारे में बताएंगे, और वो अपरिमेय संख्या वहां पे निकल आएंगे, जिसमें यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय के बारे में हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे की संख्याओं के बारे में। अब आते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। इसके अंतर्गत जो सबसे पहली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सम संख्याओं के बारे में। आपको पता है सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वे हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसको आप कहेंगे 2, 4, 6 और ये जाएंगी अनंत तक। इसके बाद आ जाता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे होती हैं जो कि हमारी 2 से नहीं कटती हैं, जिसको आप लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और ये भी अनंत तक जाती हैं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर आपकी क्या होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं वे हमारी इवन संख्या कहलाती हैं, इवन नंबर, और जो 2 से नहीं कटती वे हमारी क्या होती है, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीजें इनसे रिलेटेड होती हैं और ध्यान से उसको समझिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चनों को जब भी हम सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज अगर आपको पता है तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, अगर हम सम और विषम के बारे में देखें तो अगर हम सम संख्या में इवन नंबर में अगर हम इवन नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इवन नंबर। ये याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर हम 2 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये भी हमारी क्या है, सम संख्या।
उसी प्रकार से अगर हम इवन में अगर हम ऑड को कर देंगे, ऑड को प्लस कर देंगे, यानी कि सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ दें तो हमेशा हमारी क्या मिलेगी, ऑड नंबर मिलेगा। अगर हम 2 में 3 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ऑड प्लस ऑड, ऑड नंबर और ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिल जाएगा। इवन नंबर मिल जाएगा, और इवन नंबर मिलने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या आ जाएगी। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमारा क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। अब जैसे जोड़ने के बारे में था, सेम वैसे ही घटाने के बारे में भी हो जाएगा। सम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तब भी हमें सम संख्या मिलेगा। सम संख्या में विषम संख्या को घटाएंगे या विषम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो हमारा विषम संख्या मिलेगी। अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सम संख्या हमको मिलेगी। ये तो हो गया प्लस से संबंधित। इसके अलावा अगर हम सम संख्या में सम संख्या का गुणा कर दें, इवन नंबर में इवन नंबर का अगर गुणा कर दें तो हमें मिलेगा इवन नंबर, यानी कि सम संख्या ही मिलेगी। इसके बाद अगर हम इवन संख्या में इवन नंबर में ऑड से गुणा कर देंगे तब भी हमको इवन ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिएगा, अगर हम 2 में गुणा कर दें 3 का, 3 दूना 6 हो गया, या 5 में गुणा कर दें 4 का, तब भी हमको मिलेगा 20, और ये भी हमारी सम संख्या और ये भी सम संख्या। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा सम संख्या का सम संख्या से अगर गुणा किया जाता है तो हमको सम मिलता है। सम संख्या का अगर विषम संख्या से गुणा किया जाता है तब भी हमको सम संख्या मिलता है। लेकिन अगर विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा करें, ऑड नंबर का अगर हम ऑड नंबर से गुणा करें तो हमेशा हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। इस चीज को नोट कर लिए। इसके बाद अगर हम ये कह दें कि इवन नंबर की पावर अगर इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या की घात अगर सम संख्या है तो हमेशा हमारा सम संख्या मिलेगा। ऑड संख्या की पावर अगर ऑड है तो हमेशा हमारा ऑड मिलेगा। विषम संख्या की घात अगर सम संख्या है, विषम संख्या की घात अगर सम संख्या है तो हमारा क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम आपसे ये कहते हैं कि सम संख्या की पावर अगर विषम संख्या है तो भी हमें सम संख्या ही मिलेगी। अगर विषम संख्या की पावर अगर विषम संख्या है तो भी हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ये क्या है, सम संख्याओं को सम संख्या से जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमारा सम संख्या मिलेगी। सम संख्या में विषम संख्या को अगर जोड़े या घटाएंगे तो विषम हमको मिलेगा। विषम संख्या में विषम संख्या जोड़े या घटाएं तो हमको सम मिलेगा। सम संख्या में सम संख्या का गुणा करेंगे तो सम मिलेगा। सम में विषम का गुणा करेंगे तो भी सम मिलेगा। अगर विषम में विषम का गुणा करेंगे तो भी हमारा विषम संख्या मिलेगी। लेकिन अगर पावर के बारे में देख लिया जाए तो सम संख्या की घात सम संख्या तो सम मिलेगा। विषम संख्या की घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा हमको विषम ही मिलेगा। सम संख्या की घात चाहे विषम संख्या हो तो हमको सम मिलेगा, और यहाँ पे विषम संख्या की घात विषम संख्या तो हमें विषम संख्या मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी। आगे के कई क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इसका यूज हमें करना होगा, और अगर नहीं पता है तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सम और विषम के बारे में हो गया। इसके बाद हम आते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। आपको पता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसी में आ जाएगा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 से कम नहीं होंगे, ना ही 2 से ज्यादा होंगे। 2 गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन से होंगे, पहला तो 1 होगा और दूसरा वह संख्या स्वयं होगी। पहला तो 1 होगा, दूसरा वह संख्या स्वयं होगी, तभी होगा वो हमारी अभाज्य संख्या। इसके बाद अगर हम भाज्य संख्याओं के बारे में देखें तो भाज्य संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वे संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी,
भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि एक तो होगा ही, स्वयं वो संख्या भी होगी, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। 2 से अधिक का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 से अधिक होने चाहिए बस, ठीक है। अब ये हो गई अभाज्य संख्या और ये हो गई भाज्य संख्या। अगर हम आपसे कह दें अभाज्य संख्याओं के बारे में कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है और शुरुआत कहां से होती है, तो शुरुआत होती है 2 से। 2 हमारी अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, उसके बाद आ गया 3, उसके बाद आ गया 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, और इसी प्रकार से ये संख्या हमारी चलती रहती है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है हमारी 2। एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। एक को ना ही भाज्य कहा जाता है और ना ही अभाज्य कहा जाता है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि एक के अगर हम फैक्टर देखिए, अभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड। तो यहाँ पे 1 आ रहा है और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये दोनों संख्याएं एक ही हो रही है, इसलिए ये नहीं होगा। और भाज्य में तो 2 से ज्यादा ही होनी चाहिए, हो ही नहीं रहा, ठीक। तो ये हो जाता है भाज्य ना ही अभाज्य। एक को ना ही भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, वो होती हैं 25। कितनी होती हैं, 25 होती हैं। अगर हम आपसे कह दें 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो वो होती हैं हमारी 15, और 51 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती है हमारी 10, ठीक है। 51 से 100 तक जो संख्या होती है वो होती है हमारी 10। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी है ये। अब इसके अलावा होगा तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा। 1 से 100 तक तो आपको पता चल गया। 1 से 200 तक आप लोग तैयार कर लिएगा कितनी अभाज्य संख्या होती है। 100 तक ही पूछा गया है, लेकिन अगर तैयार आगे का है तो आगे अगर क्वेश्चन बनता है तो हो जाएगा। 1 से 200 तक हो गया, और इसके अलावा 101 से 200 तक तैयार कर लिएगा कितनी होती है। फिर 1 से 300 तक फिर आप तैयार कर लिएगा 201 से 300 तक कितनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग तैयार कर लिएगा, और आगे इनको अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक। इसके बाद यहां पे अगर हम देख लें 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 यहाँ पे हो गई। बची अगर 100 संख्याओं में तो देखा जाएगा 75 बची, लेकिन 75 संख्याओं में से एक को हटा देंगे तो कितनी हो गई, 74। भाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 74 हो गई। 1 से 50 तक अगर देखा जाए, 1 से 50 तक 15 संख्याएं यहाँ पे हो गई, बची कितनी, 35। 35 में से एक कम कर दो, आंसर हो गया 34 का। इसके बाद अगर हम 51 से 100 तक के बारे में देखें, तो 51 से 100 तक 50 संख्याएं, 10 इधर हो गई, तो बची कितनी, 40, लेकिन एक कम कर देंगे, आंसर कितना हो गया, 39। तो ये हो गई हमारी 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक 34, और 51 से 100 तक हो जाएंगी आपकी 39, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं में कितने प्रकार से अभाज्य संख्या होती हैं और उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में देखते हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती तो 3 प्रकार की हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा प्रकार सेम हो जाता है। कई जगहों पर दोनों को सेम माना गया है, इसलिए बता तो रहे आपको अलग अलग, लेकिन दोनों एक साथ में सेम भी हो जाती हैं। सबसे पहले आ जाती हैं अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। वो क्या होता है, अभाज्य जोड़े हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर। ट्विन्स प्राइम नंबर, ध्यान रखना, ट्विन्स प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे हम कह दें 3 और 5 के बारे में, ठीक है, 5 और 7 के बारे में। इसके बाद अगर हम कह दें 11 और 13 के बारे में, 17 और 19 के बारे में, तो ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा, ऐसी 2 अभाज्य संख्या जोड़े में भी हैं, तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, वे संख्याएं हमारी ट्विन्स प्राइम नंबर कहलाती हैं, यानी कि अभाज्य जोड़े कहलाते हैं। ट्विन्स का मतलब जोड़े, अभाज्य प्राइम मतलब अभाज्य, ट्विन्स प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याओं के जोड़े। ध्यान रखना अंतर 2 का होना चाहिए। तो ये जो संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक,
1 से 100 तक में 8 संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है। इसके बाद क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, और दूसरी हो जाती है अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या, ये दोनों होती एक ही हैं, कई बुक में आपको एक ही मिलेगा, लेकिन दोनों के बारे में हम बता देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं इनमें। सह अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है, और अपेक्षित अभाज्य संख्या जिसको कहा जाता है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर कहा जाता है इसको। अब इसके अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं और इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं? इसमें जो आती हैं, और दोनों को जब एक ही कैटेगरी में रखा गया है, दोनों को एक साथ ही लिखा जाता है, तो दोनों के मान अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों को एक साथ भी समझ सकते हैं, या दोनों को अगर अलग अलग करते हैं तो क्या करते हैं, सह अभाज्य संख्या यानी कि 2 अभाज्य संख्याएं। जरूरी नहीं है जैसे इसमें अंतर 2 हो, अंतर 2 था, जरूरी नहीं है 2 का हो, 2 और 3 भी हो गया। 2 लगातार संख्याएं यानी कि 23 और 24 भी हो गई। या यहाँ पे एक चीज, चलो इसको भी उधर बताते हैं। 2 अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य यानी कि 2 अभाज्य संख्या हो गई, 23 और 29 के बारे में। अगर हम आपसे कह दें 31 और 37 के बारे में, ये भी हमारी क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या यानी कि रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, HCF 1 होना चाहिए, वे हमारी रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाती हैं। इसमें भी वही चीज अप्लाई भी हो जाता है, क्योंकि दोनों में जो भी मान होगा वो उसका मासा भी 1 होगा, इसीलिए इन दोनों को एक साथ में भी लिखा जाता है या पढ़ा भी जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों संख्याएं अभाज्य थी, यहाँ पे जरूरी नहीं कि अभाज्य हो। अगर एक 8 है तो दूसरा 15 भी हो सकता है। ये दोनों हमारी रिलेटिव प्राइम नंबर होती है, क्योंकि 8 भी अभाज्य नहीं है, 15 भी अभाज्य नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो मासा है वो हमारा क्या है, 1 है। अगर हम आपसे कह दें 21 और कह दें 43, ये भी हमारी क्या है, अपेक्षित अभाज्य संख्या यानी कि रिलेटिव प्राइम नंबर है। तो ये होती हैं आपकी संख्याओं के बारे में, और ये पूरा विस्तार से हमने आपको संख्याओं के बारे में बता दिया। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानते हैं, और कुछ पॉइंट हम लिखा रहे हैं, आप लोगों को नोट कर लिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिएगा, बाद में इनको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए जैसे पहले पॉइंट के बारे में देखा जाए तो शून्य, सबसे पहला पॉइंट, शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक है। ठीक है, ध्यान रखना, शून्य एक पूर्णांक है जो कि उदासीन होता है, इस पे न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद अगर हम आपसे ये कह दें कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक है वो हो जाएगा प्लस का इन्फिनाइट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो ये आप कह देंगे प्लस का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक के बारे में कह रहे हैं, इसलिए ये हो गया आपका 1। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो हो जाएगा माइनस का इन्फिनाइट, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सबसे बड़े पूर्णांक के बारे में कह रहे हैं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, वो हो जाएगा माइनस का 1। ध्यान रखिएगा, जो भी माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी हो जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। और वहीं एक चीज और हो जाएगा, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या क्या होगी, ये भी आपका 2 ही आएगा। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये क्या मान हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। फिर आगे क्या कह रहा, विषम संख्या में क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें
कि सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और अगर हम आपसे कह दें सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 97। सबसे बड़ी दो अंकों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 97। इसके बाद अगर हम आपसे ये कह दें कि सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या, ये तो हो गया। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, तो आप बताएंगे 101 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आपसे कहते हैं सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा 997। ये तो हो गई अभाज्य संख्याओं के बारे में। अगर हम आपसे भाज्य संख्याओं के बारे में कहते हैं, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि सबसे छोटी हो, तो आप क्या बताएंगे? 4। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी हमारी क्या होगी? 4। और अगर हम आपसे कहते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी, विषम भाज्य संख्या। अगर हम आपसे ये कह दें कि दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 12 नहीं होगा, 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो यहां पे आप बता देंगे क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आपसे कह दें 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 102 नहीं, 100 होगा। तो ये चीजें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और रटी होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, दो लगातार दो संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज को। दो लगातार संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो ध्यान रखना परिमेय संख्याओं के बारे में, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चाहे दो संख्याओं के बीच कह दे या कई संख्याओं के बीच के बारे में कह दे, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो इतने प्रकार से होती हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जो भी चीज समझ नहीं आई होगी उसको एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन पे बात करते हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका दे रखा है 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं m और n ऐसे युग्मों पर विचार कीजिए कि m-n बराबर 6 हो। इस प्रकार की कितने युग्म बनेंगे? यानी कि 50 से 100 के बीच में हमको ये तो पता है कि 10 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन उन 10 अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्या ऐसी हैं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 6 होगा। तो 10 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे 53 हो गया, 53 के बाद हो गया 59, 59 के बाद हो जाएगा 61, 61 के बाद हो गया 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, फिर हो गया 79, 79 के बाद हो गया 83, 83 के बाद आ जाएगा आपका 87, और 87 के बाद आपका आ जाएगा 97, ठीक है। ये संख्याएं हो गई। काउंट कर लेते हैं 10 है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई। अब इन संख्याओं में किसमें अंतर 6 का है? तो यहाँ पे देखेंगे अंतर 6 का हो रहा, यहाँ पे अंतर देखेंगे तो ये हमारा 2 का आ रहा, यहाँ पे भी अंतर हमको 6 का मिला, यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 4 का हो गया। इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखेंगे तो हमारा 2 का हो गया, लेकिन यहाँ पे अंतर देखेंगे तो हमको 6 का मिला, ठीक है। इन दोनों में भी अंतर हमको 6 का मिला, इन दोनों में भी अंतर हमको 6 का मिला, सॉरी यहाँ पे हमारा 4 का आ रहा, इन दोनों में अंतर भी हमारा
ये सॉरी 87 नहीं होगी, 87 नहीं होगी, 3 से कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 89। इन दोनों के बीच में अंतर हो गया हमारा 6 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, और इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो हो जाएगा आपका 4 का। तो टोटल कितने बार हो रहे हैं 6 का अंतर? 1 2 3 4 और 5, यानी कि कितनी संख्याओं का जोड़ा बन रहा? तो 5 संख्याओं का जोड़ा बन रहा है जिनके बीच का अंतर 6 का है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, यदि n कोई धन पूर्णांक है तो 5 की पावर 2n माइनस 1 हमेशा कितने धन पूर्णांकों से विभाजित होगा? तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे n एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब यानी कि 1 2 3 4 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो n एक धन पूर्णांक है, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक हम ले लेते हैं। n का मान जो होगा वो आपका हो सके 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं सबसे छोटा, गुणा किया और माइनस का 1, तो 5 2 1 कम 2, 5 की घात 2 हो गया, माइनस का 1, यानी कि आंसर कितना हो गया 24 का। अब ये 24 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है हमेशा कितने धन पूर्णांकों से विभाजित होगा। तो 24 के बारे में अगर देखेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 के बाद 12 से कटेगा और 12 के बाद 24 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ कम हो रहा है क्या, 8 से, सॉरी 8 से भी कटेगा ये, 8 3 24, तो टोटल हो जाएंगे 8 संख्याएं। कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 8 संख्याएं। अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है इसको इस तरीके से निकालो, इसके आप फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 24 को लिखेंगे 8 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, जो पावर होती है उसको बढ़ा लेते हैं, 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नंबर ऑफ फैक्टर जो पढ़ाएंगे तब आप इसको सीखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या x है, अभाज्य संख्याओं की संख्या x है और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या y है, तो x माइनस y का मान क्या होगा? तो आपको हमने लिखाया है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आपने बताया था 15 होती हैं, और 50 के बाद 51 से, यहाँ पे 50 से है तो 50 से भी ले सकते हैं, 100 तक कितनी होती हैं? तो 10 हो जाएंगे। और इन दोनों का अंतर, ये आपको x का मान दे रखा है, ये y का मान, दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 3 अभाज्य संख्याएं जिनका योग हमको 100 दे रखा है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब 3 अभाज्य संख्याएं हैं, मान लेते हैं a b और c, 3 अभाज्य संख्याएं थी, इन तीनों का जो योग है वो कितना है? 100 दे रखा है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है, और इसमें एक चीज आपसे ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है। तो 1 2 संख्याओं के बारे में दे रखा है, लेकिन तीसरी संख्या नहीं दे रखा। अब आप यहाँ पे ये बताइए, जो आपने सम विषम के बारे में पढ़ा था, अगर ये तीनों आपको पता है अभाज्य संख्याएं जो होती हैं सारी विषम होती है सिर्फ 2 को छोड़कर, ठीक है। अगर ये हमारी पहली विषम है, प्लस विषम संख्या जोड़ेंगे, और फिर अगर हम प्लस में विषम संख्या, 3 विषम संख्याओं का योग क्या कभी हमको सम संख्या मिलेगा? बताइए, 3 विषम संख्याओं का योग क्या कभी सम संख्या मिलेगा? हमने लिखाया आप लोगों को 2 विषम संख्याओं का योग सम हो गया, लेकिन सम संख्या में अगर आप विषम संख्या को फिर से ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सम दे रखा है। अब इस सम आने का मतलब क्या है? जो पहली संख्या है भाई, 2 को अगर जोड़ेंगे तो ये तो सम आ गया हमारा, ठीक। अगर ये संख्या लास्ट वाली जो संख्या है, या पहली संख्या या बीच की कोई भी संख्या अगर हमारी सम होगी, अगर ये सम हो जाती तभी तो हमारा ये दोनों को जोड़कर हमारा सम आ जाता, 100 हमारा सम संख्या है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब C का जो मान होगा वो एक सम संख्या होगी, और सम संख्या आपको पता है अभाज्य में सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। हो गया। अब एक संख्या अगर हम B है, तो जो पहली संख्या होगी वो क्या है? 36 ज्यादा है, तो B प्लस 36 हो जाएगा, और इन तीनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 100 के बराबर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये 36 और 2 38, उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 2B बराबर 100,
माइनस का 38 हो जाएगा। 100 में से 38 घटा देंगे, ये आ गया हमारा 62 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे, ये हो गया 31। यानी कि जो बी का मान हो गया वो क्या हो गया, 31 हो गया। अब हमसे बड़ी संख्या बतानी थी, तो एक तो हमारा 2 हो गया, दूसरा 31 हो गया, और तीसरा क्या होगा, 36 जोड़ेंगे। तो 31 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? आप लोगों को पता है, लिखाया भी हमने आपको, क्या होती है 100 से छोटी जो कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और अगर हम भाज्य संख्याओं के बारे में देखें तो कितनी भाज्य होती हैं, वो होती है 74। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा जा चुका है, तो भाज्य संख्याओं के बारे में पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? दो क्रमागत है, क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाली, विषम पूर्णांक है, तो कोई भी दो आप ले लो। सबसे छोटे अगर हम ले लें, अगर हम 1 और 3 ले लेते हैं, सबसे छोटे विषम संख्या ये हो गई। वर्गों का अंतर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1, यानी कि आंसर कितना है 8। तो हमेशा जो विभाजित होगा किससे होगा, 8 से। आपको दिक्कत है, अगली चेक कर लो दो कोई, जैसे 5 और 3 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 16, और 16 भी क्या होता है 8 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी छोटी संख्याएं आप ले सकते हैं, और बड़ी संख्या लेंगे तो दिक्कत ये होगी, कैलकुलेशन दिक्कत करेगा। तो सबसे छोटी संख्याओं के बारे में ले लिए और क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 1 से 100 तक कितनी परिमेय संख्याएं हैं? तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने लास्ट वाला पॉइंट आपको लिखाया था कि दो संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 से 1000 होता है। जब दो संख्याओं के बीच में अनंत होती है तो यहाँ पे 1 से 1000 के बीच में भी कितनी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, यानी कि x जो है 0 और 100 के बीच, तो आपको पता है 0 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। तो ये हो गया x का मान आपका। और y 90 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, तो 90 और 100 के बीच देखा जाए एक ही संख्या होती है जो कि 97, ये हो गया y का मान। फिर क्या कह रहा, y माइनस 2x का मान क्या होगा, तो y हो गया 97 माइनस 2 इंटू एक्स का मान है 25। तो 97 माइनस 25, आंसर कितना, सॉरी 25 ना, ये हो जाएगा 50, और आंसर कितना आ गया 47 का। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो में अगर कोई भी कमी है तो आप उसको बताइएगा, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सके, और थोड़ा सा सपोर्ट भी करते रहिएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।